पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्वू की जो ग्रीन फायर थी उसने यहाँ पर आकर बातियन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर बातियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ग्रीन फायर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और उसको यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेते हुए अपने साथ मर्ज कर चुका था, जिस वजह से उसके पास ग्रीन फायर की भी पावर आ जाती है। और यहाँ पर बातियन ने अपना पिल बनाते हुए इस कॉम्पिटिशन को भी जीत लिया था। ये कॉम्पिटिशन उसने फर्स्ट रैंक से फिनिश किया, जिस वजह से नेशन मास्टर को ना चाहते हुए ही सही अपनी ब्लू फायर भी उसे देनी पड़ती। तो बातियन के पास ग्रीन और ब्लू दोनों फायर की पावर आ चुकी थी, तो वह यहाँ पर उन दोनों की पावर को अपने साथ मर्ज कर जाता है और अब जब चाहे वो यहाँ पर इन फायर का इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, जिससे बातियन काफी ज्यादा खुश था। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि एम्परर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, तो वो उन्हें देखने के लिए जा चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही बातियन एम्परर के पास आता, वहाँ पर एक लड़की होती है जो एम्परर की पूरी पावर को निचोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी जो कि एम्परर का यहाँ पर ख्याल रखता है, वो ये देखकर घबरा चुका था। वो जैसे ही उसको बचाने के लिए जाता है, वो लड़की उसके ऊपर एक ही अटैक देकर क्या मार दी कि बेचारा ऐसा लग रहा था कि मर आ गया। जो देखकर प्रिंस जो था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो यहाँ पर उस लड़की से कहने लग जाता है कि तुम मरेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एम्परर के ऊपर हमला करने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो वो सीधा जा चुका था उस लड़की के साथ फाइट करने के लिए। तो वो लड़की एम्परर के छोड़कर प्रिंस को ही देखकर कहने लग जाती कि अरे वाह, तेरा भी खून यहाँ पर बहुत गरम लग रहा है, तो मैं तेरा पहले खून पी जाती हूँ, उसके बाद यहाँ पर एम्परर को भी जान से मार दूंगी। तो वो यहाँ पर जा चुकी थी एम्परर को छोड़कर सीधा प्रिंस के साथ फाइट करने के लिए। उन दोनों के बीच में काफी खतरनाक बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे और तब तक के यहाँ पर प्रिंस बातियन से कह देता है कि तुम जाओ एम्परर को ठीक करने की कोशिश करो। तो बातियन जैसे एम्परर के पास आता है, उसको यहाँ पर दिखाई देता है कि छोटू ड्रैगन के ऊपर तो यहाँ पर उस लड़की ने किसी तरह का स्पेल इस्तेमाल किया, जिस वजह से छोटू ड्रैगन बिल्कुल मदहोश है, उसको खबर ही नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये देखकर बातियन जो था वो हैरान रह चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटू ड्रैगन को होश में लाने की कोशिश करता है ताकि उसको पता चले कि यहाँ पर कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई और ये आराम से कराटे लेते हुए सो रहा है। तो जैसे ही छोटू ड्रैगन होश में आया था, वो एकदम घबरा जाता है कि एम्परर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। बातियन जब यहाँ पर एम्परर को चेक करता है तो वो कहने लग जाता है कि एम्परर आपके अंदर ना पूरी तरह से डिमोनिक पावर को भर दिया गया है, जो इस लड़की ने डाला है। ये आपके अंदर की नॉर्मल पावर को निचोड़ कर डिमोनिक पावर को भर चुकी है, आपको ठीक करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी बातियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एम्परर को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि उनके अंदर से डिमोनिक पावर को बाहर निकाल सके। अब वो निकालने के बाद जितनी कमजोरी होगी उसको अलग से ठीक करना पड़ेगा। जैसे ये हो रहा था, एम्परर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और देखते ही साथ ही अंदर से एक अजीब सा फॉक्स स्पिरिट जैसा कुछ बाहर निकल कर आता है। यही वो डिमोनिक पावर थी जो उस लड़की ने एम्परर के अंदर डाला था। इस वजह से एम्परर की यहाँ पर थोड़ी हालत में सुधार आने लगता है, लेकिन वो भी बहुत कमजोर थे। तो बातियन यहाँ पर एम्परर को वैसे ही छोड़कर जल्दी से चला जाता है ताकि प्रिंस का साथ दे सके, वरना तो यहाँ पर वो लड़की प्रिंस की जान ही ले लेती। प्रिंस और उस लड़की के बीच में एक बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर प्रिंस उसको अच्छी टक्कर तो देता है, लेकिन फिर भी वो लड़की जो थी वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। वो प्रिंस से कहने लग जाती कि बस मेरी जान, कितनी यहाँ पर तकलीफ उठाओगे, अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा खून जो पीना है, बहुत प्यास लगी है। इसके बाद वो जो लड़की थी वो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मारने वाली थी प्रिंस के ऊपर, जिससे हो सकता है कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। लेकिन ये वाला अटैक यहाँ पर प्रिंस को लग पाता कि उससे पहले ही बातियन वहां पर पहुंच जाता है और उसने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर यहाँ पर वो लड़की एकदम भड़क जाती है। वो बातियन से कहने लग जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे काम को खराब करने के लिए आ गया। अच्छा भला मेरे पास चांस था कि मैं यहाँ पर इस प्रिंस को मार कर इसका खून पी जाती, लेकिन तूने मेरा प्लान बर्बाद किया, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्रिंस जो था बातियन से कहना चाहता है कि बातियन जरा संभल के, ये जो चुड़ैल है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, कई सारे अटैक मैंने इसके ऊपर किए हैं लेकिन ये रुकने को तैयार ही नहीं है। तो बातियन कहना चाहते कि उसकी फिक्र मत करो, ऐसे अचकाने बचकाने को हैंडल करना मेरा बाएं हाथ का खेल है। तो बातियन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो लड़की अपने करीब 100 फॉक्स स्पिरिट को समन कर ली थी, वो सारे के सारे को भेज चुकी थी बातियन के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन बातियन सबको एक ही सेकंड के अंदर सीधा आइस के अंदर जमा देता है। इस वजह से सब के सब वहां पर जम चुके थे। वो लड़की ये देखकर हैरान रह जाती कि ये क्या किया तूने मेरी इतनी सारी फॉक्स स्पिरिट को कैसे जमा दिया, मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो यहाँ पर बातियन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे वो अपने फॉक्स स्पिरिट के सामने से गुजर रही थी, बातियन उन आइस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहां पर धमाका होने लग गया था और उस धमाके की वजह से फॉक्स स्पिरिट की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वो घबरा चुकी थी। बातियन उससे कहने लग जाता है कि ये तो बस मेरी शुरुआत थी, और देखेगी कमाल, देखेगी ना तो तेरा दिल खुश हो जाएगा कि आखिर किस तरह से मैं अपने दुश्मनों की धज्जियां उड़ाता हूँ। तो इसके बाद बातियन तुरंत यहाँ पर अपनी 3 फायर को समन कर लेता है और तीनों की फायर पावर को वो मर्ज करने लग गया था, ताकि उसकी मदद से एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाते हुए इस लड़की को जान से मार सके। ये देख कर वो लड़की डर जाती है कि ये क्या हो रहा है, तेरे
पास आखिर इतनी पावरफुल फायर कैसे मौजूद है। डर के मारे वो यहाँ पर से भागने की कोशिश करती है, इतना ज्यादा उछल रही थी, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही उसकी हवा निकल गई और अपनी जान बचाकर वो भागने वाली थी। लेकिन बात है ना, उसको भागने नहीं देता। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिट लोटस को समन कर लेता है और स्पिरिट लोटस की पावर को इंक्रीज करता जा रहा था, जिस वजह से उस लोटस की जो पंखुड़ियाँ होती है वो बाहर निकल कर आती हैं और उन पंखुड़ियों ने पूरी तरह से उस लड़की को अपने अंदर जकड़ लिया था। इस वजह से वो लड़की उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाती। बातें यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि इतना कोशिश करके कोई फायदा नहीं, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, अब तुम मेरे चुंगल से नहीं बाहर निकल सकती। जो एक बार मेरे चुंगल में आ जाता है मतलब कि उसके मौत के दर्शन हो ही गए, अब तुम्हारा नंबर है। प्रिंस भी ये देखकर हैरान हो चुका था कि बातें ने तो कमाल ही कर दिया, उसने तो आसानी के साथ इस लड़की को पूरी तरह से जकड़ लिया है। बातें ने अपने लोटस की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और जैसे उसने अपनी लोटस की पावर को यहाँ पर इंक्रीज किया था, वो लड़की पूरी तरह से जलने लग जाती है। पूरी लोटस की पावर ने उसको आधा से ज्यादा जला कर रख दिया था। इस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है, अब वो एकदम कुछ भी करने के लायक बचे ही नहीं थे। इस वजह से बादियान और प्रिंस मिलकर यहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं ताकि वो यहाँ पर उसको मार मार कर पूछ सके कि आखिर इसे भेजा किसने है। जिसके बाद उस लड़की को एम्पायर के पास लाया जाता है और यहाँ पर बादियान और प्रिंस एम्पायर से कहने लग गए थे कि हमें लगता है ना कि इस लड़की को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि फैंग ही होगा, वो आपकी जान लेना चाहता है। तो ये सुनकर एम्पायर को भी यकीन नहीं होता कि आखिर फैंग मुझे क्यों मारना चाहेगा, वो तो मेरा भाई है ना, मैंने उसको कभी कोई कमी होने नहीं दी है, फिर भी वो मुझे क्यों मारना चाहता है। एम्पायर उस लड़की से पूछते हैं कि बता मुझे कि आखिर तुझे किसने भेजा, नहीं बताएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन वो लड़की तुरंत अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद ही को जलाने की कोशिश करती है ताकि वो मुंह से ना बता सके कि आखिर उसको यहाँ पर किसने भेजा है। यहाँ पर वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से जल कर खत्म हो जाती है, जो देखकर बादियान और प्रिंस और बाकी सब हैरान रह चुके थे कि ये क्या हुआ। ये लड़की तो अपने आप को बताने से बजाय इसने खुद को जान लेना सोचा बेहतर। इसने अपनी जान ले ली लेकिन अपने बॉस की कोई जानकारी नहीं दी। आखिर इसको कौन भेज सकता है, लेकिन जो भी भेजा हो उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। पर अभी यहाँ पर देखना था एम्पायर को, क्योंकि एम्पायर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनके अंदर से वो जो डिमोनिक पावर थी उसको तो बादियान ने बाहर निकाल दिया, लेकिन उस डिमोनिक पावर की वजह से जो उनको तकलीफ है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स में जो तकलीफ पहुंची है, जितना ज्यादा वो इंजर्ड हुए हैं उसको भी तो ठीक करना था। तो बादियान यहाँ पर कहने लग जाते कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही मेथड बचा हुआ है एम्पायर को ठीक करने का, लेकिन मैं यहाँ पर उस मेथड की कोई गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि उस मेथड के अंदर उन्हें झेलना होगा थंडर ट्रिब्यूलेशन को। अगर वो थंडर ट्रिब्यूलेशन झेल जाते हैं तो इससे होगा ये कि वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर वो उसको झेल नहीं पाए ना तो उसी टाइम उनकी जान चली जाएगी और कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तो ये बिल्कुल 50-50% चांस है कि इससे एम्पायर या तो बच जाएंगे या तो मर जाएंगे। एम्पायर अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा फैसला लेना चाहते हैं। तो एम्पायर यहाँ पर बादियान से कहना चाहते हैं कि बादियान मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम ना यहाँ पर इस मेथड को ट्राई करो, आगे जो होगा उसको मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके बाद सारे के सारे लोग महल के बाहर बरामदे में आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद बादियान तुरंत ही अपना फर्नेस एक्टिवेट कर चुका था, क्योंकि जब यहाँ पर फर्नेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेट होता है या कोई पिल बनाई जाती है तभी जाकर थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होता है। तो ट्रिब्यूलेशन को ही क्रिएट करने की यहाँ पर तैयारी चल रही थी। एम्पायर यहाँ पर अपने पास से किसी खास तरह का वेपन भी बाहर निकाल देते हैं जिनके अंदर उनकी पावर मौजूद थी। और अब यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन जो आएगा उनके वेपन की वजह से अब वो ज्यादातर अटैक करेगा उनके ऊपर, ताकि एम्पायर यहाँ पर उस अटैक को झेल कर खुद की जान बचा सके। जैसे ही यहाँ पर ये काम शुरू किया हुआ था कि एम्पायर की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, वो खून की उल्टियां करने लग गए थे, जबकि अभी तक के तो ट्रिब्यूलेशन आया भी नहीं था। बादियान यहाँ पर कहना चाहता है कि वो जो लड़की अभी आई थी ना अटैक करने के लिए, उन्होंने यहाँ पर एम्पायर की ओरिजिन पावर को काफी हद तक के डैमेज किया, इसी वजह से यहाँ पर इतनी जल्दी थक चुके हैं। मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है कि क्या ये यहाँ पर इस ट्रिब्यूलेशन के अटैक को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। ये सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड करती है, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये सुनकर मजबूरी में प्रिंस जो होता है उसको भी वहां पर एम्पायर से दूर हटना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर हेल्प करेगा एम्पायर की तो ये प्रोसेस फेल हो जाएगा। जो करना है एम्पायर को अकेले खुद से ही करना है। तो ये देखते साथ यहाँ पर बादियान जो था तुरंत ही अपने फर्नेस की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है और जैसे पावर इंक्रीज हुई थी वहां का मौसम बदलने लग जाता है, क्योंकि ट्रिब्यूलेशन यहाँ पर आ रहा था। देखते ही देखते घने बादल घिर जाते हैं और आसमान पूरा ऑरेंज हो चुका था और उसके अंदर से निकलती है थंडर की पावर, जो पहले तो यहाँ पर कुछ अटैक बादियान के ऊपर करती है और बादियान के साथ साथ वो अटैक करने लग गई थी एम्पायर के ऊपर। बादियान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और बाकी का जितना भी अटैक होता है वो सारा का सारा अटैक जा रहा था एम्पायर के ऊपर, जिस वजह से एम्पायर की तो पूरी धज्जियां उड़ गई होती है। वो दर्द से ऐसा
चिल्ला रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी। ये पूरा ट्रिब्यूलेशन खुद के ऊपर झेल जाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, कोई भी ढंग से ये कर ही नहीं सकता। और जो यहाँ पर एम्परर कर रहे थे इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर इस अटैक को नहीं झेल पाएंगे और उनकी जान चली जाएगी। तो बातें तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो अपने आप को ट्रिब्यूलेशन के अटैक से रोकने की कोशिश कर रहा था उसको हटा देता है और खुद भी यहाँ पर कई सारे ट्रिब्यूलेशन के अटैक को झेलना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी भी हालत खराब होने लग गई थी। क्योंकि बादन कुछ हद तक यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन के अटैक को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, वरना और ज्यादा अगर ये ट्रिब्यूलेशन स्ट्रॉन्ग अटैक किया एम्परर के ऊपर तो वो मर जाएंगे। तो उनकी जान बचाने के लिए यहाँ पर काफी हद तक के अटैक को यहाँ पर बादन खुद में झेले जा रहा था, जिस वजह से होता यह है कि उसकी भी स्पिरिट यहाँ पर अवेक हो जाती है और इतना ज्यादा थंडर का अटैक खुद में झेलने की वजह से बादन की जो खुद की स्पिरिट थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और यहाँ पर उसकी स्पिरिट अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है, जिस वजह से बादन का तो यहाँ पर मस्त वाला फायदा भी हो गया था और उसने यहाँ पर एम्परर को काफी हद तक के बचा भी लिया। बादन की स्पिरिट यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी थी और अब यहाँ पर उसकी स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। लेकिन एम्परर अभी तक यहाँ पर वही तकलीफ झेल रहे थे, उनके ऊपर अभी भी ट्रिब्यूलेशन का अटैक लगता ही जा रहा था। उनकी हालत पूरी तरह से खराब थी, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अपनी हिम्मत हार जाएंगे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत किए हुए होते हैं कि नहीं, मुझे कैसे भी करके खुद को बचाना है, मैं यहाँ पर अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सका। तो देखते ही देखते अब यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन का अटैक कम होने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अब ये सारे अटैक खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद देखते ही देखते एम्परर की ओरिजिन वाला जो ड्रैगन था वो बाहर निकल कर आ जाता है और उसने बाहर आते साथ ही जितना भी ट्रिब्यूलेशन का अटैक था उसको खुद में झेल लिया था और वो पूरे ट्रिब्यूलेशन के अटैक को सीधा यहाँ पर एब्सॉर्ब कर जाता है, जिस वजह से होता यह है कि यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन का अटैक खत्म हुआ और अभी तक कि यहाँ पर एम्परर जिंदा थे, यानी कि उनके अंदर से जो भी पावर गई थी, जितना भी उनको अंदर से नुकसान हुआ था वो सारा का सारा नुकसान ठीक हो रहा है। एम्परर यहाँ पर खुद के अंदर काफी अच्छा महसूस कर पा रहे थे, वो यहाँ पर अच्छे से सांस ले पा रहे थे और जितनी उनको पहले तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ को भी यहाँ पर महसूस उन्हें नहीं हो रही थी। वो जैसे अपनी पावर को चेक करते उनको पता चलता है कि उन्होंने अपना ब्रेक थ्रू किया है, जो देखकर प्रिंस भी बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। बादन भी खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर ये रिस्क तो उठाया एम्परर ने, लेकिन इस रिस्क का उनको रिवॉर्ड भी मिला और वो पूरी तरह से रिकवर हो गए, जिस वजह से एम्परर बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ पर बादन से एम्परर कहना लग जाता है कि बादन, तुम हमारी रॉयल फैमिली के लिए ना बिल्कुल एक ट्रेजर हो, तुमसे बड़ा ट्रेजर मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला था और ना ही कभी मिलेगा। तो मांगो, इस बार कोई झिझक मत करना, क्या मांग सकते हो मुझसे वो तुम मांग सकते हो। लेकिन बादन अभी भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुनकर एम्परर बहुत सारे जो ट्रेजर होते हैं वो सब यहाँ पर बादन के सामने खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि जो तुझे अच्छा लगता है वो ले ले, कम से कम एक दो तो ट्रेजर एक्सेप्ट कर ले जिससे मेरे दिल को सुकून मिले कि मैंने कुछ तो तेरे लिए किया। तो ये सुनते साथ ही बादन जो होता है वो वहां पर से एक ब्रोकन स्वॉर्ड होती है उसको ले लेता है। वो एक छोटी सी स्वॉर्ड थी तो बादन उसी को वो हासिल कर चुका था। वो कहता है कि चलो मैं यही ले लेता हूँ। तो एम्परर कहने लग जाते कि ये नहीं, एक और चीज है मेरे पास, तुम इसे भी अपने पास रखो। वो एक जेड बाहर निकालते हैं और बात इनको दे देते हैं कि ये इसको अपने पास रखो, ये दोनों ट्रेजर आपसे तुम्हारे हैं। एम्परर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन बादन कहना चाहते कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दुश्मन जो हैं वो अभी भी जिंदा हैं और वो आगे भी इस तरह की हरकत करते रहेंगे, इसलिए जो हमारे दुश्मन है ना उनको रास्ते से हटाना होगा, तभी हम जाकर खुशी से हंस पाएंगे और सुकून की सांस ले पाएंगे। तो एम्परर भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें हमारे दुश्मनों की वाट लगानी चाहिए, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।